मजमूआ कलाम फसाना कौन व मकान के हवाले से जमा हुए हैं। हमारी ये खुशबख्ती है कि हम उस अहद में हैं जिसमें अहमद जावेद साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। इतना बड़ा नाम, पिछले दिनों इनसे मुलाकात हुई तो अहमद जावेद साहब ने कहा कि कुछ मुतालियाती नशिस्तें होनी चाहिए हल्का अरबाब ज़ौक़ दिल्ली की तर्ज़ पर, कि कुछ गज़लियात एक शायर की पढ़ी जाएं और उस पर गुफ्तगू की जाए। तो उसी सिलसिले में हमने ये एक पहला कदम उठाया। मैंने सोचा कि गज़लों वाला काम भी हम करेंगे, क्यों ना एक ऐसा शेरी मजमूआ जिस पर गुफ्तगू होना बहुत ज़रूरी है, उस सिलसिले में हम सब जमा हों और अहमद जावेद साहब को उसमें ज़हमत दी जाए। आपका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारी दरख्वास्त पर तशरीफ़ लाए। अब मैं दरख्वास्त करूँगा डॉक्टर ज़ियाउल हसन साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और शारिक जमाल ख़ान साहब के हवाले से अपना मज़मून पेश करें और गुफ्तगू करें। जनाब सदर, जनाब शारिक जमाल ख़ान साहब और ख़वातीन व हज़रात, शारिक जमाल साहब का जो पहला मजमूआ शाया हुआ, उसका बल्कि दूसरा एडिशन शाया हुआ, एक मज़मून मैंने उसके हवाले से लिखा था। और अब मैंने जब उनका दूसरा मजमूआ पढ़ा तो मुझे ये महसूस हुआ कि शायर अपने तख्लीकी तजुर्बे के अगले मरहले में तो है, लेकिन उसके तख्लीकी तजुर्बे के बुनियादी अनासिर वही हैं। मैं 2 सफ़े उसमें से पढ़ देता हूँ और कुछ थोड़ी सी मारूज़ात और पेश कर दूँगा। शारिक जमाल रूटीन के शायर नहीं हैं। उनकी शायरी सुनते हुए और अब पढ़ते हुए मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो पढ़ने लिखने से गहरा शगफ़ रखते हैं। उनकी शायरी से ही मुझे मालूम हुआ कि वो उर्दू अंग्रेज़ी के अलावा फ़ारसी ज़ुबान भी जानते होंगे, क्योंकि उन्होंने इस मजमूए में जो फ़ारसी अशार नकल किए हैं वो उनके ज़ौक़ मुताला की ख़बर देते हैं। उनकी शायरी ही से मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो शायरी, फ़िक्शन, साइंस, खुसूसन फ़लकियात के साथ तसव्वुफ़ के मौज़ूआत से भी खुसूसी दिलचस्पी रखते हैं। उन्होंने शायरी और इल्म के ताल्लुक़ को दरियाफ़्त किया है। इस दरियाफ़्त का बायस भी उनका मुताला है। वो काफ़िए की बुनियाद पर गज़ल कहने वाले शायरों में से नहीं हैं, बल्कि उनके बातिन में इज़हार की आरज़ू उन्हें शेर कहने पर आमादा करती है। गुज़श्ता 3 दहाइयों में हमारे शायर इल्म से बचकर जिस जैनवन शेरी तजर्बे में मुलव्वस हैं, उससे काफ़िया, रदीफ़ और बहर के तनव्वु के सिवा कुछ बरामद नहीं होता। ऐसी शायरी मजमे से दाद तो समेट लेती है, लेकिन दिलों पर कोई देर पा नक्श बनाने में कामयाब नहीं होती। शारिक जमाल के 3 महबूब मौजू हैं: हुस्न की असर आफरीनी, कायनात की हैबतनाक और हैरतनाक बेकरानी, और वजूद का गुंजलकपन। शेरी तजुर्बे के दौरान में वो इन्हीं तीनों मसाइल से नबरदाज़मा रहते हैं और इन्हीं के बातिन से वो रंगारंगी बरामद करते हैं जो उनकी शायरी की सूरत उनकी किताब में जा बजा बिखरी मिलती है। बज़ाहिर ये तीनों मुख्तलिफ़ तजुर्बे मालूम होते हैं, लेकिन इनके पस मंज़र में वही तीनों सवाल कारफरमा हैं जो हमेशा से ही ज़हन इंसानी को मुतहर्रिक करते रहे हैं, यानी इंसान क्या है, खुदा क्या है और कायनात क्या है। तमाम उलूम और तमाम फ़लसफ़े इन्हीं तीनों सवालात के जवाबात तलाश करने की सही हैं। इंसान ने हज़ारों साल की कदो काविश से जो दरियाफ़तें और बाज़याफ़तें की हैं, वो इन्हीं की मरहून मिन्नत हैं। इन सवालात के जवाबात सहाइफ़ में भी मज़कूर हैं। फ़लसफ़ा व तसव्वुफ़ भी इन्हीं की जुस्तजू में रहे हैं और अब साइंस भी गुज़श्ता 2 सदियों से इन्हीं के चक्कर में आई हुई है। इंसान जितना ज़्यादा दरियाफ़्त करता जाता है, ये मामला और भी पेचीदा होता जाता है।
मशरक़ी शायरी में मौलाना रूम से लेकर इकबाल तक तख्लीकी अमल के ज़रिए इसी राज मशरक़ी शायरी इसी राज की जोया रही है। शारिक जमाल ने हमारी शायरी की अमूमी फ़ज़ा से हटकर अपने लिए इस फ़ज़ा को मुंतख़ब किया है। उनकी शायरी इसी पुरअसरार फ़ज़ा से अपने लिए उन मौज़ूआत का इंतख़ाब करती है। उन्हें मालूम है कि ये राज ऐसा है जो खुलकर भी नहीं खुलता, लेकिन इसमें कुछ ऐसी दिलरुबाई ज़रूर है जिसने ज़हन इंसानी को अपना असीर कर रखा है। उन्हें ये भी मालूम है कि इस मामले में जवाब से ज़्यादा सवाल अहम हैं कि ये सवाल जवाब के बग़ैर भी ख़याल की तशनगी दूर करने की अहलियत रखते हैं। इन सवालात की जुस्तजू इलाहियात, फ़लसफ़ा व तसव्वुफ़ और साइंस तीनों ने की है। सबका मिनहाज मुख्तलिफ है लेकिन मंज़िल एक है। इसीलिए शारिक जमाल इन तीनों डिसिप्लिन से यकसां दिलचस्पी रखते हैं, जिसका एहसास उनकी शायरी पढ़ते हुए मुसलसल होता रहता है। उन्होंने साइंस, मज़हब और फ़लसफ़ा व तसव्वुफ़ के तवस्सुत से शायरी की माबादुत तबीयात तक रसाई हासिल करने की सही की है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इन उलूम की अपनी माबादुत तबीयात का इजहार सिर्फ़ मंजूम इजहार तक महदूद रहता है। उनके बाज़ शेरों से इस मंजूमियत का एहसास भी होता है, लेकिन मजमूई तौर पर वो गज़ल के तजुर्बे से ज़्यादा दो चार हुए हैं। मैंने उनके तख्लीकी तजुर्बे को गज़ल का तजुर्बा इसलिए कहा है कि उनकी नज़्म पर भी गज़लिया उसलूब का गलबा है। उस पर मुस्तज़ाद ये कि उनकी नज़्म और गज़ल के मौज़ूआत एक हैं। चुनाचे मजमूई तौर पर अपनी शायरी में वो गज़ल के ज़्यादा करीब नज़र आते हैं। यूँ भी गज़ल का तजुर्बा नज़्म की निस्बत ज़्यादा जमालियाती गहराई का हामिल है और अपने नाम की मुनासबत से वो शायरी में भी जमाल पसंद ज़्यादा नज़र आते हैं। अभी जो आपके सामने मैंने पेश की हैं कुछ मारूज़ात, वो मुझे इनकी शायरी पढ़ते हुए ये महसूस होता है कि ये दो दुनियाओं में ज़िंदा रहते हैं, या अपने तख्लीकी तजुर्बे के दौरान में दो दुनियाओं की से मुंसलिक रहते हैं। एक है हुस्न का तजर्बा, जो हुस्न का तजर्बा, और दूसरा है जो हमारी वजूदी दुनिया है, उसके गहरे राज के, भाई मैं कौन हूँ, क्या हूँ, क्यों हूँ, कैसा हूँ, कितना हूँ, और ये कि मैं जिस जहान में हूँ वो कौन सा जहान है, वो कैसे वक़ूफ़ पज़ीर हुआ भी है कि नहीं हुआ, जो नज़र आता है वो हकीकत है या वहम है। इसलिए जब आप इनके दूसरे मजमू में ख़ास तौर पे जब उनकी शायरी पढ़ेंगे तो एक लफ्ज़ आपको बहुत नज़र आएगा, वहम और गुमान। अपनी सारी सूरतों में मेरा ख़्याल है शायद ही उनकी कोई गज़ल होगी जिसमें इस यानी मैं तो इसको लफ्ज़ नहीं समझा, मैं तो इसे इस्तियारा समझाऊँ। गुमान के इस्तियारे में उन्होंने इस जो हमारा पूरा कायनाती सफ़र नज़र आता है हमारे इर्द गिर्द, उसको जानने और समझने की कोशिश की है। अच्छा, ये एक तो ये कि गज़ल का तजर्बा हमेशा से ही सूफियाना तजर्बा रहा है, अपने जदीद दौर में आके भी। जो कदीम दौर था या क्लासिकी दौर था, उसके तो इस्तियारात की सारी दुनिया ही सूफिया की बनाई हुई दुनिया थी, लेकिन जदीद दौर में आके वो जिस इल्म से मुंसलिक हुआ है या जिस रैशनलाइजेशन से मुंसलिक हुआ है, जिसकी बुनियाद रखी हुई है, जदीद दुनिया की बुनियाद जिस पर रखी गई है, उसमें भी हमारा शायर उस माबादुत तिबियाती तजर्बे से दूर नहीं होता। गज़ल कहते हुए चाहे वो जितना भी जदीद क्यों ना, आप जदीद से जदीद गज़ल के शायर को देखेंगे तो उनके यहाँ भी आपको ये तजर्बा पीछे क़ुव्वत के तौर पे नज़र आएगा। चाहे ख़ास तौर पे जब वो शारिक जमाल जैसे शायर हों जिनका बुनियादी मसला ही यही है, तो उनके यहाँ वो ज़रा ज़्यादा नुमायाँ हो जाता है, ज़्यादा हमें नज़र आता है। मैं सिर्फ़ चंद शेर उनकी इस किताब में से आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ताकि आप ये जो मैंने यानी उनके
शायरी के हवाले से चंद बातें की हैं, उसको आप देखें कि वो उनकी शायरी में किस तरह से आती हैं। इसलिए कि एक चीज़ बड़ी ज़रूरी थी कि इस वक्त ख़ास तौर पे कॉस्मोलॉजी के हवाले से जितनी आपको वीडियोस मिलती हैं या किताबें मिलती हैं, ख़ास तौर पे ऐसी किताबें मगरिब में तो अब उसका चलन बहुत ज़्यादा हो गया है कि खालिस साइंस को ऐसी आसान ज़बान में पेश किया जाए कि मेरी तरह का आम आदमी भी उससे कुछ ना कुछ इस्तिफ़ादा कर सकता हो। लेकिन अगर शायर वो किताबें पढ़ के या वो इल्म हासिल करके उन्हें वर्सी का फ़ाई कर देता है तो वो शेर नहीं बनता। तो शारिक जमाल इसलिए भी मुतवज्जे करते हैं कि उनके यहाँ पीछे जो क़ुव्वत है वो तो नज़र आती है कि वो फ़िज़िक्स से या क्वांटम फ़िज़िक्स से या ये जो कॉस्मोलॉजी है उससे ली गई है, लेकिन उसे वर्सीफ़ाई नहीं किया गया। उससे अपने यानी जहन के को मुतहर्रिक करने का काम लिया गया, उसके लिए वो मोटिवेशन है। मैं चंद शेर आपको पेश करता हूँ एक ही गज़ल के कि लर्ज़ां पसे शऊर जो हर आन मुझ में है, रोशन तेरे जमाल का इम्कान मुझ में है, खौफ़े जमालो लज्जत अंदेशा विसाल, एक गुना इस्तिराब का सामान मुझ में है। अब देखें, आपने इसको सुना, आपने तारीफ़ की, मुझे अभी तक समझ नहीं आया शेर, क्योंकि इसमें जो लज्जत अंदेशा विसाल जो है वो थोड़ा इसमें इबहाम पैदा कर देती है बहरहाल। और मख्फ़ी हूँ मिसले नशे सहबाए तुंदो तेज़, उरियाँ कोई हिजाब भी हरान मुझ में है एक अजब जहाँ के मैं हैरान जिसमें हूँ, है एक अजब जहाँ के जो हैरान मुझ में है, और रक़्से गुबार ज़ात है नज़्मे जहान ज़ात, बरपा मेरे वजूद का तूफ़ान मुझ में है, और एक रिश्ता कदीम है जोड़े हुए हमें, बिल्कीस तुझ में है तो सुलेमान मुझ में है। अब ये गज़ल मैंने इसलिए कि चंद शेर, सारी गज़ल भी नहीं मैंने आपके सामने पेश की, चंद से शेर पेश किए हैं कि शेरों को सुनते हुए हमारा यानी जो ध्यान है उस इल्म की तरफ जाता है। लेकिन उसके बावजूद हम ये नहीं कह सकते कि इनमें से कोई शेर भी ऐसा है जो किसी फ़िज़िक्स की थ्योरी को वर्सीफ़ाई कर रहा है या फ़लकियात के किसी नज़रिए को वर्सीफ़ाई कर रहा है। ये वहाँ से क़ुव्वत हासिल करते हैं और मसला इनका जो है वो ज़ात का है, वजूद का है, बुनियादी, जो वो अपने यानी ऐसे लगता है जैसे जो शायर है वो अपनी ज़ात की गुत्थी सुलझाने में सरगर्दां है, हैरान है और परेशान भी है, इसलिए कि वो उस परेशानी का एहसास भी इनकी शायरी में मुसलसल और बार बार होता रहता है। अच्छा, वो जहाँ पे जाके अपनी इस परेशानी से पनाह हासिल करता है और कुछ देर ठहर के सस्ताता है, वो जगह भी हैं। वो मैं दो तीन शेर वो भी पेश कर देता हूँ। और वो मुझे भी बड़ी हैरानी होती है कि जब कोई यानी ऐसा तजर्बा जो जमालियाती तजर्बा हो लेकिन इजहार उसका ऐसा हो कि वो उसको जिनसी तजर्बे ना बनने देता हो, तो मुझे उसका बड़ा, जैसे सरवत का शेर हमने जब पढ़ा था कि वो आग देखता है आग देखता था आग से जुदा कर, मैं आग देखता था आग से जुदा करके बला कर रंग था रंगीनी है कबा से। तो हमें बहुत अच्छा लगा, हम बड़े हैरान हुए कि अच्छा इस तरह भी बयान किया जा सकता है। तो अब देखें, इन्होंने भी कुछ इसी तरह का काम किया है कि जब पैरहन ने साजिश अफशाए राज की, किस्मत खुली ज़हूर नशेबो फराज की। तो वो मुझे भी बहुत हैरानी हुई कि अच्छा इस तरह से भी बयान किया जा सकता है, या इस तरह के मैं बयाबा नहीं मगर फिर भी ज़िंदगी मुझ में खाक उड़ाती है, एक खुशबू है उसका रूए हसीं और वो खुशबू नज़र भी आती है, छाँव जैसा है पैरहन उसका, रोशनी जिससे छन के आती है। तो ये दो दुनियाएं हैं जो हमें शायद दो लगती हों, शारिक जमाल को एक ही लगती है, यानी हुस्न की और जमाल की। ख़ास तौर पे जो निस्वानी हुस्न और जमाल है वो इन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है
और कायनात की जो एक हैरतनाकी है, बेपनाही है, वो इन्हें, तो वो इन दो दुनियाओं में आते जाते रहते हैं और कहीं कहीं जाके ऐसे लगता है जैसे ये दो दुनियाएं एक हो गई हैं। तो ये मजमुआ भी अपने, दूसरा एक और चीज़ है वो हम देख रहे हैं जूं जूं 20वीं सदी से के अवाइल से आखिर तक हम आए और अब 21वीं सदी में एक चीज़ बहुत ज़्यादा होती चली गई, वो है हमारी शायरी में सीगा वाहिद मुतकल्लिम का इस्तेमाल। अच्छा, ये चूँकि आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये नई दुनिया जिसे मॉडर्न वर्ल्ड कहते हैं या मॉडर्निज़्म की बुनियाद पर जो दुनिया उस्तवार की थी, ये इनफरादी तजर्बे की दुनिया थी और इसमें ज़ाहिर है जो सियासी निज़ाम था वो जमहूरियत था, जिसमें एक आदमी अपनी जगह एक मुकम्मल इकाई होता है। जो एक तरह से जो हमारी क्लासिकी दुनिया थी वो एक कलेक्टिव दुनिया थी, एक इज्तमाही दुनिया थी, ये इनफरादी दुनिया थी। इसमें फ़र्द की ज़ात जो है वो ज़्यादा डोमिनेट कर गई। तो जब ये एक शेर को कहने का या ज़मीनें बनाने का अंदाज़ था, इनके इस मजमूए में भी ये बहुत ज़्यादा इनकी ऐसी बहुत सारी गज़लें हैं जिनकी ज़मीनें मुझे यानी सीगा वाहिद मुतकल्लिम से बनाई गई हैं या तख्लीक की गई हैं। और उनके अंदर भी जो मुसलसल बनी वो गज़लें जिनकी रदीफ़ों में सीगा वाहिद मुतकल्लिम नहीं आया, उनमें भी हमें वो ये जो वाहिद मुतकल्लिम है बहुत ताकत से बोलता और बात करता हुआ नज़र आता है। तो मुझे ऐसे लगता है जैसे इनके जो उसलूब शेर है उसमें इस सीगे का बड़ा अहम किरदार है। और दूसरी चीज़ जो इनके इस किताब में भी है और इनके पिछले मजमूए में भी थी, बाज़ औक़ात ऐसे होता है जैसे इहाम गोई का दौर हमारे यहाँ गुज़रा है, तो वली की शायरी पढ़ी तो कहा, पता लगा कि जी इहाम गोई का एक ज़माना शुरू हो गया। उनने समझा शायद वली की कबूलियत की वजह जो है वो इहाम गोई है। तो इनके यहाँ भी और मजमूई तौर पर इस दौर की यानी पिछले कम अज़ कम निस्फ़ सदी की शायरी में सनत तज़ाद का बेपनाह फरावां इस्तेमाल नज़र आता है। इनके यहाँ भी है कि यानी कायनात को तज़ाद से जानने समझने का रवैया, तो इस उनके मजमूए में भी ये आया है। ये अलबत्ता ज़रूर मैं कहूँगा कि इनका दूसरा मजमूआ ज़्यादा इसमें डेप्थ मुझे महसूस हुई, ज़्यादा इसमें रचाव और पुख्तगी महसूस हुई और ऐसे लगा जैसे वो अपने तख्लीकी तजर्बे में ज़्यादा इन्वॉल्व हुए हैं, उसमें उसकी गहराई में ज़्यादा उतरे हैं। जो पहले मजमूए में कहीं कहीं मिसरे में कोई यानी उसकी साख्त में कोई कमी ख़राबी नज़र आती थी, वो इस मजमूए में ना होने के बराबर है। कहीं मुझे ऐसा कोई एहसास नहीं हुआ पढ़ते हुए, और मुझे यकीन है कि ये तीसरा, और ये एक और अजीब सी बात है कि इतने ज़ख़ीम मजमूए अब हम शाया नहीं करते। 300 सफ़े से ज़्यादा का ये मजमूआ है। अब अमूमन हम 100 सवा 100 सफ़े का मजमूआ छापते हैं ताकि लोग पढ़ लें, क्योंकि लोगों के पास अब वक्त भी नहीं है। लेकिन ये मैं एक आखिरी बात ये कहूँगा कि एक तवील अरसे बाद मैंने कोई मजमूआ पूरा पढ़ा है और दूसरी दफ़ा पढ़ा है।